हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक कोचिंग में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया टॉपिक, जो कि बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टॉपिक नंबर सेकंड, स्टोन्स। स्टोन से पहले हमने ब्रिक्स का पार्ट है वो कवर किया था, जिसमें सारे एसएससी जेई में 2007 से 2019 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का हमने एनालिसिस किया है और उनका यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक स्टोन्स की। एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया था वो है आपका ब्रिक। ठीक है, ब्रिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्टोन्स आज इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका वो आएगा सीमेंट पे। सीमेंट ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आपको टिम्बर करवाया जाएगा। इस टिम्बर के बाद में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका यहाँ पे आता है कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट ये आपका आरसीसी प्लस बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में जो मिसलेनियस टॉपिक कुछ बचते हैं, इसमें आप पेंट्स, स्टील, ठीक है, बाकी जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। स्टोन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि केमिकली मार्बल्स इज, मार्बल हैं वो केमिकली कौन सी रॉक होते हैं। तो केमिकली मार्बल्स की हम लोग बात करते हैं तो वो आपके कैल्क्रियस रॉक्स हैं वो होती है। ठीक है, मार्बल्स है वो आपकी कैल्क्रियस रॉक होती है। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इसको मैं एज ए टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेता हूँ पहले, ताकि आपके आगे क्वेश्चंस के हिसाब से सहूलियत हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे हम रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो वहाँ पे पहला होता है आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा आपका होता है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब देखो इग्नियस रॉक की मैं बात करता हूँ तो इग्नियस रॉक है वो आपके लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। जो मैग्मा होता है, लावा होता है, उसके सॉलिडिफिकेशन से आपकी इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट नोट करते जाइए आप साथ साथ में, ग्रेनाइट। दूसरा होता है आपका बेसाल्ट। तीसरा होता है आपका डायोराइट। ठीक है, चौथा होता है आपका रायोलाइट। और इसी में हम लोग बात करें, जो आपका ग्रेनाइट होता है ये फायर रेजिस्ट नहीं करता है, नॉट फायर रेजिस्टेंट। ठीक है, और जो आपका बेसाल्ट होता है ये सबसे ऊपर की सरफेस पे पाया जाता है। तो बेसाल्ट है वो जो आपका आउटर इन्वायरमेंट होता है, जो आपकी बाह्य जलवायु होती है, बाह्य जलवायु इससे प्रभावित नहीं होता है या बहुत कम प्रभावित होता है। ठीक है, वो आपका बेसाल्ट होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक की। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक के वेदरिंग से होता है। इग्नियस रॉक है, इसकी हम लोग वेदरिंग, जो भी रीजन्स हैं इग्नियस रॉक की किन्हीं भी रीजन से जो वेदरिंग होती है उसके द्वारा आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। ये एक स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं होते हैं वो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं। एक था जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, लिग्नाइट, ठीक है, ग्रेवल। ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में तीसरी आपकी रॉक आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक जो रॉक है उसका जो फॉर्मेशन होता है
वो इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक, जो भी दोनों टाइप की ये रॉक हैं, इन रॉक्स पे अर्थ के मूवमेंट, टेम्परेचर चेंज की वजह से, अर्थ के मूवमेंट और टेम्परेचर चेंज की वजह से, और इसके ऊपर जो लिक्विड प्रेशर है, जो भी मतलब अर्थ की सरफेस है और लावा है, इनका जो लिक्विड वाटर वगैरह है, इन सब का जो ऊपर से प्रेशर बनेगा, तो इनकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक का है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है वो किन से बनती है, तो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है, इनके ऊपर अर्थ के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के टेम्परेचर चेंज की वजह से, लिक्विड में जो प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से लिक्विड का प्रेशर भी चेंज होता है। तो इन सारे जो घटनाक्रम है, इनके द्वारा हम लोग देखते हैं, तो आपके ये मेटामॉर्फिक रॉक है, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनके एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपका होता है मार्बल। ठीक है, मार्बल होता है, स्लेट होता है, निस GNESIS निस आपका होता है, क्वार्जाइट, ये भी आपका होता है। ठीक, क्वार्जाइट आपकी ये मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग रॉक होती है, ये वेदर रेजिस्टिंग रॉक होती है, मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग रॉक। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन की। इग्नियस रॉक, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो एक होता है प्लूटोनिक रॉक, दूसरा होता है आपका वोल्केनिक रॉक, और तीसरा होता है आपका हाइपावेसल। ठीक है, हाइपावेसल रॉक। प्लूटोनिक रॉक है, इसमें जो लावा या मैग्मा जो कूल होता है, वो एट ए ग्रेटर डेप्थ पे कूल होता है। ठीक है, अर्थ सरफेस में कुछ नीचे जाके वो कूल होता है, तो उसके द्वारा जो रॉक बनती है वो आपकी प्लूटोनिक रॉक होती है। प्लूटोनिक रॉक को ही आप इंटेंसिव रॉक कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव रॉक कहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं आपके ग्रेनाइट, और जो भी कोर्स ग्रेन्ड बिल्डिंग स्टोन या रॉक होती है, वो हम लोग जो जनरली यूज करते हैं बिल्डिंग में, हम लोग कोर्स ग्रेन्ड मटेरियल, वो सारा आप इग्नियस रॉक से ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी होती है आपकी वोल्केनिक रॉक है, ये लावा का अर्थ सरफेस पे लावा के कूल होने से इसका फॉर्मेशन होता है, और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट आपका इसका एग्जांपल होता है। एग्जांपल आपको ध्यान में रखने, एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। हाइपावेसल जो टाइप है, हाइपावेसल का मतलब क्या हो गया कि लावा है वो एट ए सेलो डेप्थ, न तो ज़्यादा डेप्थ पे हो ना ही सरफेस पे हो, इसके बीच में कहीं पे कूल होता है, तो उससे हाइपावेसल रॉक है, इनका फॉर्मेशन होता है। और इसके द्वारा जो आपका रॉक बनेगा, उसमें एग्जांपल आपको याद रखना है डोलेराइट, DOLERITE। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है। पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन। मैकेनिकली फॉर्मेशन होता है, केमिकल कंपाउंड की हेल्प से इनका फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेदरिंग हो, या मैकेनिकल फोर्सेज के द्वारा वेदरिंग हो, या ऑर्गेनिक प्रोसेस हो। ठीक है, इनके बेसिस पे ये क्लासिफाइड होती है। तीसरा आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक का भी क्लासिफिकेशन आपका होता है। एक होती है आपकी फोलिएटेड रॉक, FOLIATED, और दूसरी होती है आपकी अनफोलिएटेड रॉक। ठीक है, फोलिएटेड रॉक की हम लोग बात करें तो स्लेट हो गया आपका, निस हो गया। ठीक है, एग्जांपल आपको ध्यान रखना, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो ये इसमें आपका आ जाएगा क्वार्जाइट अनफोलिएटेड में। ठीक है, और मार्बल भी ये अनफोलिएटेड रॉक है। ठीक है, तो ये इनके क्लासिफिकेशन हो गए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, सेकंड होता है आपका केमिकली क्लासिफिकेशन। तो केमिकली क्लासिफिकेशन में पहला होता है आपका आर्जिलेसियस क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका चीफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका आर्जिल यानी कि क्ले होता है। ठीक है, क्ले है वो उसमें मोस्ट जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में
कंपाउंड इसमें मिलता है। और क्ले का मतलब हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके का एल्यूमिना होता है, Al2O3 एल्यूमिना ही होता है। आर्जिलेशियस रॉक के जो एग्जांपल है आपको ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आपका जो स्लेट है, लेटेराइट है और कायोलिन है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में होता है कैल्केरियस रॉक। कैल्केरियस रॉक जिसमें आपका कैल्शियम यानी कि लाइम है वो बहुतायत से पाया जाता है। लाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको हम लोग कैल्केरियस रॉक में क्लासीफाइड करते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा लाइमस्टोन, मार्बल और डोलोमाइट, ठीक है। ये आपके कैल्केरियस रॉक के एग्जांपल हो गए। तीसरा हम लोग बात करते हैं तो आपका हो गया सिलीशियस रॉक। सिलीशियस रॉक में सिलिका बहुतायत से आपका मिलता है। और इसका जो एग्जांपल है ये आपका हो गया ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, निस, फेल्सपार, ठीक है। अब इसके बाद में एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल रॉक है उसके ट्रांसफॉर्मेशन से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल रॉक है आपकी कौन सी ओरिजिनल रॉक से और कौन सी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है वो बनेगी, इसकी एक टेबल हम लोग बनाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है ग्रेनाइट है, इसके ऊपर मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस होगी उससे आपकी जो रॉक बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक, वो आपकी रॉक होगी निस, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आपका है लाइमस्टोन। इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। लाइमस्टोन, मार्बल, लाइमस्टोन से बनता है आपका मार्बल। एक आपका मार्ल के मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से भी आपका बनेगा मार्बल, ठीक है। फिर आता है आपका सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन से आपका बनेगा क्वार्जाइट, सैंडस्टोन से बनेगा क्वार्जाइट। फिर होता है आपका साइनाइट से बनता है आपका निस। और इसी में ही हम लोग बात करते हैं तो मड स्टोन से आपका बनेगा स्लेट। सेल से बनेगा आपका स्लेट। डोलोमाइट के मेटामॉर्फिज्म से भी बनेगा आपका मार्बल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। अगर आपका स्टोन वाटर है वो 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हो तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ बुक में आपको 10% मिलेगा, कुछ में 5% मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ होती है गुड स्टोन की, जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्टोन है शुड नॉट बी एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 0.6%। 0.6% से ज़्यादा वेट बाई वेट, इससे ज़्यादा आपका स्टोन है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स तक अगर हम लोग उसको पानी में इमर्ज्ड करके रखें तो, ठीक है। लेकिन अगर स्टोन है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे अगर वो 5% से ज़्यादा वाटर है वो एब्जॉर्ब करता हो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें देखो एसएससी ने जो ऑप्शन दिया था वो स्टार्टिंग में ये 10% दिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था, लेकिन आपको बाद में बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है तो
आपका इसका ऑप्शन था वो 5% ही था आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 5% से ज़्यादा अगर वाटर एब्जॉर्ब करे तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी लॉस आपको ये 5% क्लिक करना है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो आपकी मोर देन 100 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए थी, ठीक है। 100 न्यूटन पर mm²। इसको हम लोग kg पर सेंटीमीटर² में चेंज करेंगे। सॉरी, ये आपका 100 का मतलब 100 ऐसे लिखते हैं, 100, ठीक है। 100 का मतलब हो गया 100, और इसको हम लोग kg पर सेंटीमीटर² में चेंज करेंगे तो इसको कर देंगे अपन 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा kg पर सेंटीमीटर²। यूनिट को कैसे चेंज करते हैं आपको ध्यान में रखना हो, शायद वो आता होगा। mm² को हम लोग सेंटीमीटर² में चेंज करेंगे तो 1 mm में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और न्यूटन को kg में चेंज करेंगे तो आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि ए बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है। ये आपका kg में होता है और ये आपका न्यूटन में होता है। तो न्यूटन को आप kg में चेंज करते हो, ठीक है। तो आप उसको किससे डिवाइड करते हो, इस ए से डिवाइड करते हो, एक्सेलरेशन से डिवाइड करते हो, यानी कि जी से डिवाइड करते हो, तो जिसका मान हम लोग लेके चलते हैं लगभग 10, ठीक है। तो न्यूटन को आप चेंज कर रहे हो kg में, तो न्यूटन को आप डिवाइड कर दोगे लगभग 10 से या फिर 9.81 से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सैंडस्टोन इज। तो सैंडस्टोन कौन सी रॉक है आपकी, सैंडस्टोन है वो आपकी यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगी, ठीक है। रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज दियर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसमें क्ले और एल्यूमिना मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो रॉक आपकी कौन सी कहलाएगी, तो वो आपकी आर्जिल ज़्यादा होगा तो आर्जिलेसियस रॉक है वो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, ये आपका 100 MPa 100 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। तो बिल्डिंग पियर्स के लिए जो मोस्ट सुटेबल स्टोन है वो आपका होता है ए ग्रेनाइट, ठीक है। अब आपको यहाँ ऑप्शन में ध्यान में रखना है कि जो पियर्स और अबंडमेंट हम लोग बनाते हैं वहाँ पे ग्रेनाइट का यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल जो भी वर्क है वहाँ पे हम लोग मार्बल का यूज करते हैं, लाइमस्टोन जो भी आपकी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वॉल हो या फेसकेड हो वहाँ पे हम लोग लाइमस्टोन प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका एक होता है सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन का मोस्टली हम लोग एस्लर मेसनरी के अंदर यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग स्टोन मेसनरी बनाते हैं जनरली वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू। तो ग्रेनाइट है वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो ग्रेनाइट से क्या बनता है आपका निस बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्जाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। तो मार्बल और जो क्वार्जाइट है ये कौन सी रॉक होती हैं बाय नेचर, तो आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। नेक्स्ट है कि बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। तो बेसाल्ट है ये कौन सा स्टोन होता है बाय नेचर, तो ये आपका वोल्केनिक रॉक होगी, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक दूसरी होती है आपकी वोल्केनिक रॉक, ये हमने स्टार्टिंग में ही पूरा देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर। ग्रेनाइट कौन सी रॉक है बाय नेचर, तो आपकी ये प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोइंग एज। तो स्मूथ फेस के लिए वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग ड्रेसिंग कहते हैं। स्टोन को जो हम लोग रॉक से बनाते हैं, यानी कि स्टोन को खुदाई करके रॉक से निकालते हैं या रॉक को स्टोन में हम लोग चेंज करते हैं, वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी क्योरिंग, ठीक है। क्योरिंग के बाद में स्टोन है उसको हम लोग सुटेबल शेप और साइज में चेंज करते हैं, उसके फेस को स्मूथ एंड रेगुलर बनाते हैं, वो जो प्रोसेस है वो आपकी कहलाएगी ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग के बाद में स्टोन उसमें जो नमी होती है वो बाहर निकलती है
तो वो जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सीजनिंग, ठीक है, सीजनिंग ऑफ स्टोन। तो इसमें जो मॉइस्चर होगा, जो क्योरी शेप में जो मॉइस्चर है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। सीजनिंग में 6 to 12 मंथ्स का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस आपको 1 by 1 ध्यान में रखनी है। स्टोन की जो पहली प्रोसेस, स्टोन को गेन करने की प्रोसेस, वो होती है क्योरिंग। इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है। क्योरिंग के बाद में हम लोग करते हैं ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के बाद में हम लोग करते हैं सीजनिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल बेडिंग प्लेन। तो स्टोन मशीनरी के केस में जो नेचुरल बेडिंग प्लेन है वो आपका नॉर्मल होगा स्टोन मशीनरी के, ठीक है। तो नेचुरल बेडिंग प्लेन है वो आपका नॉर्मल होगा। अब इसमें देखो आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है। जो भी हम लोग स्टोन मशीनरी बनाते हैं, जैसे ये आपकी आर्चेज है, आर्च जो आपका ये हम लोग इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पे ये स्टोन लगाया हुआ है, देखो इसको ध्यान से देखना, इसका ये बेडिंग प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टोन है, इसका ये बेडिंग प्लेन है। यहाँ पे ये स्टोन है, इसका ये बेडिंग प्लेन है, ठीक है। और कुछ स्टोन इस तरीके से लगे हुए हैं, ये इसका बेडिंग प्लेन है स्टोन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सी इसमें प्रीफर करेंगे लोकेशन, इस तरीके से बेडिंग प्लेन हो इस या फिर इस तरीके से बेडिंग प्लेन हो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जो भी आपका आर्चेज होगा, ठीक है। आर्चेज में थ्रस्ट किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इस तरीके से सर्कुलर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलरली इसमें लोड है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये जो लोड ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, तो देखो ये बेडिंग प्लेन है, इनके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये लोकेशन है, इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। लोड ट्रांसफ़र हो रहा है और ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये आपका प्रीफरेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है और ये जो प्लेन है ये इसके पैरेलल है, तो ये आपका प्रीफरेबल नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर पार्ट है, इसका जो सेंटर पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, आर्चेज का यहाँ पे लोड है वो डायरेक्ट स्ट्रेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बेडिंग प्लेन प्रोवाइड करेंगे वो या तो इस तरीके का हो कि उसमें कुछ बेड हो ही ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोड है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का बेडिंग प्लेन है स्टोन में, ठीक है, परपेंडिकुलरली वो प्रीफर करते हैं। ये लोकेशन स्टोन की हम लोग इस तरीके से प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि बेडिंग प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए वेट ऑफ स्टोन के या फिर स्टोन पे जो भी लोड आ रहा है उससे लोड के, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये मेसनरी है, ब्रिक मेसनरी, इसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये आपकी ब्रिक है, ये आपकी ब्रिक मेसनरी है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से बेडिंग प्लेन होना चाहिए, ठीक है। स्टोन मेसनरी है जो भी है ये मेसनरी, तो यहाँ पे जो लोड है वो ट्रांसफ़र होता है डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो ये बेडिंग प्लेन है वो इस तरीके से परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लोड के, ठीक है। ये लोकेशन इसकी प्रीफरेबल है स्टोन की, इस तरीके से बेडिंग प्लेन हो पैरेलल, तो ये आपका प्रीफरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रीफरेबल नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो भी आपका कॉर्निश होता है या फिर स्ट्रिंग कोर्स होता है, ठीक है, वहाँ पे विदाउट नेचुरल बेड हम लोग स्टोन यूज करते हैं, कॉर्निश और स्ट्रिंग कोर्स। यहाँ पे विदाउट नेचुरल बेड वाला स्टोन है वो प्रीफर करते हैं, या फिर नेचुरल बेड है वो वर्टिकल नहीं होना चाहिए। स्टोन में नेचुरल बेड है ये वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। डैम प्रूफिंग के लिए कौन सा स्टोन है वो सुटेबल रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्लेट हो जाएगा, ठीक है। स्लेट को हम लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं। मार्बल है वो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए होता है। ग्रेनाइट का यूज़ हम लोग पियर्स, डैम, अबंडमेंट या फिर लाइट हाउस
वहाँ पे करते हैं। और लेटेराइट है, लेटेराइट इसका हम लोग रफ़ स्टोन मशीनरी में यूज़ करते हैं, रफली जो स्टोन मशीनरी होती है वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक है, उसका फॉर्मेशन है वो एक जो प्रेशर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा डिटेल से करें या फिर आपको डायरेक्ट आंसर बता दें, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा हमें सजेस्ट कर सकते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। मेरे हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना सही रहेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि जो इग्नियस रॉक है इसका फॉर्मेशन हो गया, तो इग्नियस से आपका रॉक बनता है सेडिमेंट्री, ठीक है। तो इग्नियस रॉक की वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग के बाद में जो सैंड और जो स्लिट और क्ले जो भी ये पार्ट्स हैं ये बनते हैं वेदरिंग से। तो इनके ऊपर अगर हम लोग हाईली प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो ये एक अलग रॉक का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है इसमें हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी, डिपॉजिटेड लेयर ऑफ सैंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू इनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर द जियोलॉजिकल टाइम्स, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होता है उसके ऊपर जियोलॉजिकल टाइम के साथ साथ में ओवरबर्डन प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से फिर ये कि ये रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेग्मेटाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस तरीके की रॉक का एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन इसमें सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा है एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक और तीसरा होता है आपका इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेग्मेटाइट होता है वो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक होता है, ये है कि प्लूटोनिक रॉक होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मैग्मा है वो एट ए ग्रेटर डेप्थ पे कूल होने के द्वारा इसका फॉर्मेशन है वो होता है। नेक्स्ट है द मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेस स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 से 3 के बीच में होती है, मोस्टली स्टोन की 2.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर। तो सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन होता है मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक रॉक। इग्नियस रॉक का होता है इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव। स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन होता है। प्लूटोनिक और वोल्केनिक ये आपका इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है इन स्टोन मशीनरी द स्टोन आर प्लेस्ड इन पोजिशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। तो नेचुरल बेडिंग प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो इसमें फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है द स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। तो स्लेट और जो मार्बल स्टोन है ये बिलोंग टू कौन सी होती है? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इफ़ द रॉक आर फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर द हीट और एक्सेसिव प्रेशर। तो एक्सेसिव प्रेशर और हीट के अंडर जो फॉर्मेशन होता है रॉक का वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। नेक्स्ट है आपका क्वार्जाइट इज ए। क्वार्जाइट है वो कौन सी रॉक होती है? तो ये आपका ये सिलीसियस टाइप की रॉक होती है। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाए हैं, आप लोग उनको याद रख सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। तो स्टोन को एज ए बिल्डिंग मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसके लिए कौन सा आपका पॉइंट है वो इसमें रीजन है? तो पहला है स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्कि एंड मोर ड्यूरेबल, ये कोई रीज़न नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन है वो उसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ कम करते हैं, डिक्रीज हो गया इसका यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्जिलेसियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज। तो आर्जिलेसियस रॉक का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट वो आपका होता है आर्जिल यानी कि क्ले। सेकंड है सिंगल्स इज। सिंगल्स क्या होती हैं? तो सिंगल एक वाटर बाउंड पेबल्स को हम लोग कहते हैं सिंगल्स। सिंगल इज ए मास ऑफ स्मॉल रफ पीसेज ऑफ स्टोन। ये आपके जो मिलते हैं वो सी शोर
के ऊपर आपको मिलते हैं, फिर रिवर है उसके किनारे पे आपको ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा व्हेन इट रीच्ड द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो अर्थ की सरफेस पे फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से आपकी बेसाल्ट और ट्रेप्स रॉक्स है उनका फॉर्मेशन होता है। ग्रेनाइट रॉक है इसका, एट ए ग्रेटर डेप्थ के ऊपर मैग्मा सॉलिडिफाई हो तो उसकी वजह से फॉर्मेशन है वो आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट के मेन कंपोजिशन आपके होते हैं यहाँ पे क्वार्जाइट, फेल्सपार और माइका। नेक्स्ट है मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल है वो किसका एग्जाम्पल है, तो मार्बल एक तरीके का आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड्स, तो कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो आपका पहला टेक्सचर पे ये आपकी डिपेंड नहीं करती है। दूसरा वर्केबिलिटी, तो वर्केबिलिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन है वो इस पे वर्केबिलिटी भी डिपेंड नहीं करती है, वर्केबिलिटी अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। टेक्सचर है इसके ऊपर भी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि स्टोन है उसका टेक्सचर कैसा है और स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, ठीक है। तो स्टोन की टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, बट जो वर्केबिलिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने इफ़ेक्टिवली उसको वर्क यानी कि काम में ले सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको कितना इफ़ेक्टिवली आप एज ए जिस रूप में हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, एज ऑफ वर्क को हम लोग वर्केबिलिटी कहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2.7 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बताई थी 2 से 3 के बीच में होती है, और जनरली हम लोग 2.5 को प्रीफर करते हैं, 2.5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो आपका ये 2.7 ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द रॉक फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड, तो एक्सेसिव प्रेशर और हीट की वजह से रॉक का फॉर्मेशन होगा वो आपकी रॉक हो जाएगी मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट है ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पार्टिकल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ग्रेनाइट का जो मेनली फॉर्मेशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक, क्वार्जाइट और फेल्सपार ये आपका इग्नियस रॉक के मिनरल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन स्टोन मेसनरी स्टोन आर स्टेडल्ड सो दैट द प्लेन ऑफ द बेड इज, तो प्लेन ऑफ द बेड है वो राइट एंगल पे होनी चाहिए स्टोन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट है द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी सोर्स और रिवर्स एंड प्रोड्यूस मिनिमम वॉइड्स इन द कॉन्क्रीट इज नोन एज, तो वो आपका हो जाएगा 32% लगभग वॉइड्स होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी शोर रिवर और मिनिमम वॉइड्स इन द कॉन्क्रीट इज नोन एज, तो वो आपका कौन सा कॉन्क्रीट का एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राउंडेड एग्रीगेट होगा क्योंकि सी शोर के ऊपर आपको राउंडेड एग्रीगेट्स है वो मिलते हैं, ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट एंगुलर शेप में होते हैं, इनके लिए स्ट्रेंथ है वो सबसे हाईएस्ट मिलती है, ठीक है। और राउंडेड एग्रीगेट हैं इसके लिए आपको वर्केबिलिटी सबसे हाईएस्ट मिलेगी, ठीक है, वर्केबिलिटी सबसे अच्छी होती है इनकी। नेक्स्ट है द एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ़ इट्स डायमेंशन इज लेस देन, तो जो फ्लैकी एग्रीगेट्स होता है उनकी जो डायमेंशन होती है वो 60% लेस होनी चाहिए, यानी कि 0.6 टाइम्स ऑफ डी मीन, जो मीन डायमेंशन होती है उसकी 0.6% से
लेस होनी चाहिए, तो आपका फ्लेकी हो जाएगा। ठीक है, 0.6 का मतलब कितना हो गया आपका 3/5, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज, तो उसका ग्लासी टेक्सचर है वो होता है। ठीक है, ए स्मूथ एग्रीगेट विल हैव माइक्रोस्कोपिक पोर, उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर है वो अवेलेबल होते हैं, और इनका जो आपका टेक्सचर होता है वो ग्लासी होगा, ग्लास की तरह ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इफ़ एग्रीगेट्स कम्प्लीटली पास थ्रू ए सीव ऑफ साइज 75 mm, ठीक है, 75 mm से पास हो जाता है और 60 mm पे रिटेन हो जाता है, तो द एग्रीगेट्स विल बी नोन एज इलोंगेटेड एग्रीगेट इफ इट्स लेंथ इज नॉट लेस देन, यानी कि इसकी लेंथ है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इलोंगेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इसकी लेंथ होती है, हाईएस्ट लेंथ वो 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डायमेंशन से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन 60 + 75 है बाई 2, ये इसकी मीन डायमेंशन कितनी होगी 67.5, और 67.5 का 1.8 टाइम्स हम लोग करेंगे तो ये अपने पास निकल के आ जाएगी 121.5 mm, 121.5 mm। ठीक है, तो 121.5 mm के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे आपको डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम इज, तो कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम की वजह से आपका बनता है क्विक लाइम। द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन, तो ये आपका देखो लाइट वेट एग्रीगेट्स है वो वोल्केनिक सोर्सेज से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन, तो जो एग्रीगेट्स होती है उनकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो शेप पे भी डिपेंड करती हैं, उसके ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करती है और उसके कम्पेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो ऑल द अबव ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट्स इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन इट वुज थिकनेस इज लेस देन, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स का मतलब क्या हो गया 3/5 ऑफ द मीन लेंथ से आपकी थिकनेस है वो लेस होनी चाहिए। तो फ्लेकीनेस का मतलब होता है 0.6 ऑफ डी मीन से आपकी लेस हो, और इलोंगेटेड का मतलब होता है 1.8 टाइम्स ऑफ डी मीन से आपकी लेंथ है वो ग्रेटर हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड की स्मॉलेस्ट साइज है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपका यहाँ पे देखो सैंड होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी 4.75 mm से लेके 0.075 mm तक, यानी कि 75 माइक्रोन तक। ठीक है, तो 75 माइक्रोन तक की साइज वो आपकी फाइन एग्रीगेट होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, आप लोग यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस रेंज के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका आता है। ठीक है, 1.5 mm। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन, नेचुरल स्टोन को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्योरिंग कहलाएगी। सबसे पहले होता है क्योरिंग ऑफ स्टोन, जहाँ से हम लोग रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करते हैं, फिर उस स्टोन को हम लोग रफ़ सरफेस को प्लेन करते हैं और डिज़ायर साइज में चेंज करते हैं, तो वो आपकी ड्रेसिंग हो जाएगी। उसके बाद सीजनिंग हो जाएगी, उसके बाद में स्टोन की क्रशिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस 1 बाय 1 आपको सीरियल से ध्यान में रखनी है, इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स, तो रॉक एंड मिनरल्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में तो सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं होती हैं, माइका होता है वो रॉक नहीं है, माइका एक मिनरल्स है। ठीक है, सेल आपकी रॉक है।
क्वार्ट्ज इज ए इग्नियस रॉक। क्वार्ट्ज आपका रॉक नहीं है, क्वार्ट्ज भी आपका मिनरल है। इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन में ये मिनरल्स होते हैं। क्वार्ट्ज इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। तो फायर को रेजिस्ट करने की सबसे ज़्यादा एबिलिटी है वो होती है आपकी कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में। द क्रशिंग स्ट्रेंथ तो गुड स्टोन के लिए 100 से कम नहीं होनी चाहिए, 100 से ही ज़्यादा हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। तो जो वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है आपके क्वार्ट्जाइट में, ठीक है। क्वार्ट्जाइट की सबसे ज़्यादा होती है। क्वार्ट्जाइट हैज़ द मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक देन आपका ये तीनों ऑप्शन में गिवन है इन तीनों से, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन द रबल मशीनरी। तो रबल मशीनरी में हम लोग हार्ड स्टोन का यूज करते हैं। स्टोन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। तो टाइल्स की टेस्टिंग के लिए हम लोग बात करते हैं तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी करते हैं, इम्पैक्ट भी करते हैं, ट्रांसवर्स भी करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। चारों टेस्ट हम लोग टाइल्स के लिए प्रीफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि व्हेन द बिटुमिन इज अलाउड टू पेनिट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर। फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर में आपकी बिटुमिन है वो पेनिट्रेट हो तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे फुल ग्राउट। फुल डेप्थ तक पेनिट्रेट हो तो उसको हम लोग फुल ग्राउट कहते हैं, हाफ तक हो तो उसको हम लोग हाफ ग्राउट कहते हैं और कम हो तो उसको सेमी ग्राउट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योरिंग कहेंगे। क्योरिंग, फिर उसके बाद में होती है ड्रेसिंग, उसके बाद सीजनिंग, सीजनिंग के बाद में आपका होता है क्रशिंग। चारों प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। तो ये थे आपके स्टोन मशीनरी जो बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है स्टोन, उससे एसएससी जेईई में पूछे गए अब तक के क्वेश्चंस। इनका हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब स्टोन के ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी यहाँ पे नोट करते हैं ताकि एग्जाम में आपको वो पूछे जा सके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है आप इसको नोट कर सकते हैं, साथ साथ में टफनेस ऑफ स्टोन को। गुड स्टोन की प्रॉपर्टीज़ में ही आता है ये टफनेस, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें नहीं पूछे गए हैं एसएससी में अब तक, लेकिन बाकी एग्जाम्स में आए हुए हैं जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में। तो टफनेस ऑफ स्टोन गुड स्टोन के लिए ग्रेटर देन 13 होनी चाहिए, 13 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो टफनेस इंडेक्स और टाइप ऑफ स्टोन के बीच में एक टेबल आप बना सकते हो। अगर टफनेस इंडेक्स आपका 19 से ज़्यादा हो तो वो आपका टफ स्टोन होगा, और 13 से 19 के बीच में हो तो वो आपका मॉडरेट होगा, और आपका लेस देन 13 हो तो वो आपका वीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं परसेंटेज वियरिंग। तो जो वियरिंग प्रॉपर्टी है स्टोन की वो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3%, 3% से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम इसकी वियरिंग हम लोग अलाउ करते हैं वो 3% तक करते हैं। वियरिंग का मतलब क्या हो गया, जब भी स्टोन्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन, जैसे हम लोग रोड बनाने में यूज़ किए हैं, तो उनके टायर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगेगा तो उससे इस स्टोन का डिटोरिएशन होता है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही इसका मतलब होता है। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं तो हार्डनेस। हार्डनेस गुड स्टोन के लिए हार्डनेस होनी चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 14 होनी चाहिए, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट मेनली 14 से 17 के बीच में ही वेरी करता है, जिसको हम लोग एज ए मशीनरी के रूप में यूज करते हैं। अगर इसका ग्रेटर देन 17 हो तो उसको हम लोग एज ए रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। अगर हार्डनेस लेस देन 14 हो तो वो आपकी पुअर क्वालिटी का स्टोन होगा, इसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो
ग्रेटर देन होना चाहिए 100 न्यूटन पर mm² से। इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक पॉइंट है कि 24 आवर्स तक अगर हम लोग वाटर में स्टोन को रखेंगे तो ये 0.6% बाई द वेट, इससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और स्टोन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे अगर ये 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इनको हम लोग कंस्ट्रक्शन के रूप में वो यूज है वो नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी पूछे जाते हैं टेस्ट ऑफ स्टोन से रिलेटेड। टेस्ट ऑफ स्टोन, टेस्ट ऑफ स्टोन में भी आप 1 से 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कि पहला होता है आपका एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट है ये आपका वेदरिंग रेजिस्टेंस या ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी 1% HCl का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें स्टोन को 7 डेज तक हम लोग रखेंगे, ठीक है। फिर उसको चेक करेंगे कि 7 डेज में इसकी वेदरिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है एसिड टेस्ट, ये आपका लाइम स्टोन के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, इसको हम लोग सैंड स्टोन के लिए प्रीफर करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट हम लोग किसी भी स्टोन के अंदर जो आपका सोल्यूबल मटेरियल है, सोल्यूबल मैटर है, वो अवेलेबल है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, वाटर में इसको डाल देते हैं और फिर इसको हिलाते हैं, तो जो अर्दी पार्ट्स हैं वो स्टोन से बाहर निकल जाती हैं, जो भी उसमें सोल्यूबल मैटर है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे वाटर का कलर चेंज हो जाता है, तो वो आपका टेस्ट हो जाता है स्मिथ टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल अर्दी और मिनरल मैटर इन द स्टोन, उसके लिए हम लोग करते हैं स्मिथ टेस्ट। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी के लिए ही ये टेस्ट यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सैंपल लेंगे, सिंपल स्टोन का सैंपल ले लिया, 50 mm इसकी हाइट होगी और 50 mm इसका डायमीटर होगा, और इस सैंपल को हम लोग 14% ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके वेट में कितना चेंज होता है उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्रशिंग या चेंज इन वेट है वो हम लोग निकालते हैं, और फिर कंपैरिजन से हम लोग चेक करते हैं कि इसका ड्यूरेबिलिटी है वो कितना है। हम लोग यहाँ पे CaSO4 को यूज नहीं कर सकते, Na2SO4 है, इसको यूज करते हैं। इसकी जगह हम लोग CaSO4 के सॉल्यूशन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें हम लोग बात करते हैं एट्रिएशन टेस्ट, ठीक है। एट्रिएशन टेस्ट ये भी रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन के लिए होता है, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन चेक करने के लिए होता है। इसमें हम लोग डेवल्स एट्रिएशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक डेवल मशीन होती है, उसमें हम लोग स्टोन का रखेंगे, और ये जो मशीन होती है ये इस तरीके का आपका राउंडेड, ये राउंड करता रहता है, ठीक है। और ये 30 डिग्री एंगल पे होता है, और 30 RPM से ये राउंड करेगी 5 आवर्स तक। फिर हम लोग यहाँ पे स्टोन रखेंगे तो वो 5 आवर के बाद में कितने क्रश हो जाते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका वेट टेस्ट। स्टोन के लिए वेट टेस्ट, वेट के लिए हम लोग यूज़ में करते हैं डॉक्स एंड हार्बर टेस्ट, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट थे जो इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपका स्टोन से रिलेटेड जो भी SSC JEE के लेवल का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग आगे कवर कर लेंगे अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो। अभी ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है,
इसमें स्टोन मशीनरी के 2019 तक के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सीमेंट के, और सीमेंट के सारे क्वेश्चंस वन हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग इसमें ज़रूर सजेस्ट करें कि क्वेश्चंस का इस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो सही है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें और उसका डायरेक्ट आंसर ही आपको बताएं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।